हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ हम स्टडी करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को, दैट इज़ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। देखो, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है क्या। बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है। एक्चुअल में हुआ क्या, इसको ज़ीरोथ लॉ क्यों बोला गया। पहले फर्स्ट लॉ दिया गया, फिर सेकंड लॉ दिया गया, फिर थर्ड लॉ दिया गया और बाद में इसको दिया गया। तो इसको लास्ट फोर्थ लॉ बोलने की बजाय क्या किया गया, इसको ऐड कर दिया गया, ज़ीरोथ लॉ बोल दिया गया। अब देखो, हम बात करते हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है क्या। सिंपली समझना, क्या बोलता है, ए और बी जो है वो आपस में भाई भाई है। मतलब ए जो है वो बी का भाई है और ए जो है वो सी का भाई है। इसका मतलब बी और सी भी क्या होंगे, भाई होंगे। यही मतलब हुआ ना। अब देखो, ज़ीरोथ लॉ कुछ ऐसा ही है। ज़ीरोथ लॉ जो है थर्मोडाइनमिक्स का, वो क्या बोलता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए और बी किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के, जैसे मैंने बोल दिया सी, कि ये ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ज़ीरोथ लॉ है वो इतना सही है कि ये जो कोई भी तीन ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। जस्ट लाइक दो बॉडीज़, ये जैसे ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ज़ीरोथ लॉ क्या बोलता है कि जो थर्ड बॉडी है, जो थर्ड है, वो भी बची हुई, ये जैसे ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, तो ये ए और सी भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी यहाँ बताई थी कि ए और बी भाई है और बी और सी भाई है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ए और सी भी क्या है, भाई है, बस उनको पता नहीं था। तो ज़ीरोथ लॉ जो है वो इतना ही है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेपरेटली किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के, ये कोई दो ऑब्जेक्ट ए और बी सेपरेटली किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी आपस में क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर मैं बात करती हूँ फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो क्या बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो दिया था रॉबर्ट मेयर ने। मेयर जो साइंटिस्ट है उसने दिया था, मेयर और हेल्महोल्ट्ज़, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये जो लॉ है ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसे क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सोलर एनर्जी को हम क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी के अंदर, ठीक है, इस तरीके से, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। मीन्स टोटल जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक और चीज़ जो है वो ये बताती है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम ऐसी कोई भी मशीन बना सके जो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे बिना एनर्जी को काम में लिए। ऐसी किसी भी मशीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है जो बिना एनर्जी को काम में लिए कंटिन्यूअसली वर्क करती रहे। अब देखो, आइसोलेटेड कोई सिस्टम है जिसके अंदर हीट का और मैटर का दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, उस सिस्टम के लिए एनर्जी जो है वो ऑलवेज़ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
उसके बाद देखो हमारे पास आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बोले कि कोई भी सिस्टम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 है और हीट एब्जॉर्ब्ड जो हो रही है वो Q है और वर्क डन बाय सिस्टम जो है वो क्या है, W है, तो हम क्या लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी U1 से क्या हो गई, U2 हो गई। तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्या बोलता है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो इक्वल होता है हीट ट्रांसफ़र प्लस माइनस वर्क डन के, कि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आता है वो इक्वल होता है वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र के। मतलब ये डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा और W। प्लस तो कब आएगा, जब क्या हो, वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर ये कोई हमारा सिस्टम है, इस पे वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या होगा, प्लस, और अगर हीट को रिलीज़ करता है तो ये क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि जो वर्क डन होता है हमारा, वो अगर ऑन द सिस्टम है तो प्लस और बाय द सिस्टम है तो माइनस, और अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस, और अगर हीट रिलीज़ कर रहा है तो माइनस। तो हमारी मैथमेटिकल टर्म क्या बन जाएगी, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस माइनस W। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इस फर्स्ट लॉ के हमें कंक्लूज़न देखने हैं। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी Q प्लस माइनस W होती है। अगर ये बोले कि वर्क डन एंड हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, कि वर्क डन भी कितना है, ज़ीरो है, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो भी ज़ीरो है, तो आपका डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि एक्सपेंशन प्रोसेस है तो उसमें वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्या आता है, Q प्लस माइनस W, बट मैंने बोला एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो एक्सपेंशन का प्रोसेस जब हमारे पास होगा तो हम इसको क्या बताएंगे, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। एक्सपेंशन कब होगा, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, और सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वर्क हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, Q माइनस, और W को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P डेल्टा V, और ये माइनस और माइनस मिलकर ये क्या बना लेंगे, प्लस। तो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। तो ये हमारा सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट हमने देखा था कि अगर इंटरनल एनर्जी में वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी ज़ीरो आएगा। एक्सपेंशन की कंडीशन में हमारा वर्क डन जो है वो क्या आता है, Q प्लस P डेल्टा V। और दूसरा मैं बोलूँ कि अगर हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, एक तो आइसोथर्मल है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले आइसोथर्मल है तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा T ज़ीरो है मतलब U इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और हमें पता है डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। ठीक है, तो हमने देखा कि डेल्टा U जो है वो हमारा ज़ीरो है तो Q इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के W के इक्वल। ठीक है, और W की वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस P डेल्टा V, पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो, और वो भी कौन सा, इरिवर्सिबल। और जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी Q इज़ इक्वल टू हमारा क्या आएगा, माइनस का W।
वही सेम चीज़ होगी ना, डेल्टा टी टेम्परेचर हमारा ज़ीरो रहेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी हमारा ज़ीरो रहेगा। तो आपका जो वर्क डन है Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस W। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस है और माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस का हो गया, 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और लास्ट में बात करूँ एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस में पता है ना हीट एक्सचेंज ज़ीरो होता है, तो डेल्टा यू इज़ हीट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो ज़ीरो हो गया। और हमें पता है डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस माइनस W। तो ये Q तो ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा U किसके इक्वल आएगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज़ीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को देखते हैं, और उसके साथ में ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म और फिर उसके कंक्लूजन्स जो है हमारे पास क्या क्या निकलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एंथैल्पी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से। एक चीज़ याद रखना कि एंथैल्पी होती क्या है। कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हीट ट्रांसफ़र या ये बोल सकते हो वो हीट चेंज जो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। देखो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरी जो है वो चीज़ क्या हो सकती है, कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो और एक हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो मैंने बोला आपको कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डेल्टा V क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो डेल्टा U जो है आपका, ये तो V है डेल्टा V। जब मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो आपका डेल्टा U जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, QV के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा U जो है वो QV के इक्वल आ जाएगा। अच्छा कैसे आया, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस माइनस W। ठीक है, और फिर मैंने बोल दिया वर्क जो है वो क्या होता है, माइनस P डेल्टा V, यही होता है। और वॉल्यूम क्या है हमारा, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा वर्क, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका Q के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू QV। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जो हीट चेंज होता है वो हमारा क्या है, डेल्टा U है। और जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब तो इसे क्या बोल दिया, डेल्टा U बोल दिया। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो हीट एक्सचेंज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि हीट चेंज जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसे एंथैल्पी बोलते हैं। तो न्यू जो है वो एक थर्मोडाइनेमिक फंक्शन हमारे पास इंसर्ट हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डेल्टा U रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर जो है उसके ऊपर आपका क्या रहेगा, एंथैल्पी रहेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी रहेगी QP। तो अब आप देखना आपके पास क्या आता है, डेल्टा U इज़ इक्वल टू QP प्लस W। देखो यहाँ मैंने क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है वो देखना। मैं बोल रही हूँ डेल्टा U इज़ इक्वल टू QP प्लस W। ठीक है, ये P मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू QP, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, माइनस P डेल्टा V होता है। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं कि QP जो है वो हमारी क्या निकल के आती है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमारी क्या निकल के आती है, QP की वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे इस QP को क्या बोल सकते हो, U2 माइनस U1। ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम को क्या बोल सकते हो, V2 माइनस V1। तो याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो हमेशा क्या आएगा,
डेल्टा यू आएगा, और कांस्टेंट प्रेशर जो है उसके ऊपर जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और एंथैल्पी में जो चेंज है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। तो QP इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ गया, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। ठीक है, तो हमारा ये टर्म जो है वो निकल कर आ जाएगी। अब देखो हमने क्या देखा कि क्या निकल के आई, QP इज़ इक्वल टू हमारे पास आया था डेल्टा U, तो हम लिख सकते हैं ना U2 माइनस U1 प्लस लगा दिया, फिर P डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, V2 माइनस V1। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, QP जो है वो हमारा क्या आ रहा है, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। तो QP इज़ इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा U2, इधर आ जाएगा U1, इसको मल्टीप्लाई किया तो PV2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन है बीच में, माइनस का PV1, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो 2 वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं और 1 वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, U2 ये रहा, फिर प्लस का PV2, ठीक है, और फिर ये और ये रह गया, इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये क्या आ जाएगा, U2 प्लस P डेल्टा V। ठीक है, सॉरी PV1, डेल्टा V नहीं, PV1 U1 के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो QP जो है वो हमारा क्या आया था, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो मैंने डेल्टा U की जगह U2 माइनस U1 कर दिया P, और डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1। फिर मैंने इसको लिखा U2 माइनस U1 और अंदर मल्टीप्लाई किया PV2 माइनस PV1। अब 2 वाली टर्म्स को एक साइड लिख दिया और 1 वाली को एक साइड, जैसे U2 प्लस PV2, फिर ये दोनों रह गई, इन दोनों में मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U1, माइनस को कॉमन लिया, ठीक है, तो ये प्लस का हो गया U1, फिर ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया U1 प्लस PV1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है आगे वाली। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो U, P और V है वो स्टेट फंक्शन होते हैं, जबकि आपका U प्लस PV यानी आपकी एंथैल्पी, अभी यही तो पढ़ा था, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि U, P और ये V जो है वो तो स्टेट फंक्शन होते हैं, लेकिन जो हमारा H है, U प्लस P डेल्टा V, इनका जो सम है, जो H है वो हमारे पास क्या आता है, स्टेट फंक्शन होता है। U, P और V तो हमारे स्टेट फंक्शन है, U, P और V ये तीनों तो हमारे स्टेट फंक्शन है, जबकि हमारे पास जो डेल्टा H आता है जिसे हम एंथैल्पी बोलते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन ही होता है। क्योंकि हमने पढ़े हैं पाथ फंक्शन तो 2 ही होते हैं, कौन कौन से, एक तो Q होता है और एक W होता है। इवन इन दोनों का सम जो है वो क्या आता है, डेल्टा U, वो भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन सिर्फ 2 ही है, हीट और वर्क डन। तो हमारे पास डेल्टा H इज़ इक्वल टू क्या इक्वेशन बन गई, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हमें याद रखना है। डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो हमने क्या बोल दिया कि एक सिस्टम जो है उसकी एंथैल्पी इक्वल होती है टोटल एनर्जी, यानी टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई, और उसके साथ में प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के सम के इक्वल होती है। अगर हम बोले कि एंथैल्पी चेंज, जैसे ये था, चेंज बता दिया, और अगर चेंज नहीं पूछा हो तो डायरेक्ट लिखोगे H इज़ इक्वल टू U प्लस PV, ये डेल्टा के साइन हटा दोगे। ठीक है, अगर एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा H वो कहाँ पे है, एट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास आया डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U
प्लस पी डेल्टा वी। ये थी हमारे पास इक्वेशन कि एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे हो रहा है। तो हम इसको तो क्या लिख देंगे H2 माइनस H1, फिर आगे इसको क्या लिख देंगे U2 माइनस U1 प्लस, और फिर आगे हम क्या लिख देंगे इसको, ये तो U2 माइनस U1 हो गया, और इसको क्या लिख देंगे P V2 माइनस V1 लिखेंगे। तो मैं ये डायरेक्ट लिख देती हूँ P V2 माइनस P V1। ठीक है, इतना हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली वापस ये इक्वेशन आ रही है, डेल्टा H और ये डेल्टा U और ये P डेल्टा V। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेल्टा H जो है वो हमारा क्या है, अभी बताया था मैंने कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट चेंज होता है वो डेल्टा H होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज होता है वो क्या होता है, डेल्टा U होता है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, तो हमेशा डेल्टा H कैसे साइन का होगा, नेगेटिव। दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर एंडोथर्मिक है, मतलब जो डेल्टा H है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर कोई भी सिस्टम जो है उसके लिए एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव, और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सॉलिड और लिक्विड्स जो होते हैं उनके वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसलिए डेल्टा V जो है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स जो है उनके लिए वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, नेग्लिजिबल चेंज है। तो हमें सीधा सीधा जो है वो दिखाई दे रहा है कि डेल्टा V इज़ इक्वल टू हमारा क्या है, ज़ीरो होता है। और डेल्टा V ज़ीरो कब आएगा, जब V1 और V2 क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों का माइनस होता है ये, और डेल्टा V जो है वो ज़ीरो कैसे होगा, जब V1 माइनस हम V2 करेंगे। ठीक, सॉरी, V1 इज़ इक्वल टू V2, तभी तो, क्योंकि डेल्टा V का मतलब क्या है, V2 माइनस V1, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो V1 V2 के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन आई थी डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, वॉल्यूम में चेंज जो है वो हमारा क्या था, ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ही क्या हो गई, ज़ीरो। तो डेल्टा H किसके इक्वल हो गया, डेल्टा U के इक्वल हो गया। इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड्स जो है उनके ऊपर ये क्या बोल रहा है कि सॉलिड और लिक्विड्स जो है उनके लिए जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होती है, ये यही तो बता रहे हैं हमें कि ये तो हमारा ज़ीरो हो गया। ज़ीरो किसके लिए हुआ, सॉलिड और लिक्विड्स के लिए। सॉलिड और लिक्विड्स के लिए ये जो हमारा टर्म है ये तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा भी हमारा ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया। और डेल्टा H किसके इक्वल हो गया, डेल्टा U के। मतलब सॉलिड और लिक्विड्स के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एंथैल्पी चेंज के। फिर अगर मैं बात करूँ कि गैसियस स्टेट में हो, तो गैसियस स्टेट में होगा तो वो जो हमारा चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर वो एक क्या होगा, कंसीडरेबल चेंज होगा। हम उसको ज़ीरो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गैस है और गैस अच्छी तरीके से एक्सपेंड भी कर सकती है और कंप्रेस भी कर सकती है। और हमने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन पढ़ी है PV इज़ इक्वल टू nRT, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं ये बोल दूँ कि P डेल्टा V इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, nRT। ठीक है, दूसरा ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है, P V2 माइनस V1 लिख दो या VB माइनस VA लिख दो। V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि PV1, उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, N1RT, क्योंकि RT तो वैसे ही कॉमन है। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, PV2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, N2RT। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये आती है कि PV इज़ इक्वल टू NRT, PV इज़ इक्वल टू NRT। अब मैं ये बोलूँ कि हमें 2 माइनस 1 करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। एक बार फिर से देख लेना, मैंने लिखा था आपके लिए
PV2 इज इक्वल टू क्या होगा N2RT और PV1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास N1RT। और मैं ये बोल दूँ आपको कि इन दोनों इक्वेशन को आपको माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, PV2 माइनस PV1 करोगे तो P कॉमन लेके डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना V2 माइनस V1। और ऐसे ही जो है इसको माइनस करोगे, तो इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास RT तो कॉमन आ जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा N2 माइनस N1। यानी आप क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसके लिए डेल्टा N लिख सकती हूँ RT। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो क्या हो जाएगा डेल्टा NG RT। तो और डेल्टा NG याद रखना क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स है। लेकिन ये नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलेंगे, जो गैस की बात हो रही है सिर्फ वहीं पे लगाना है NG, जी का मतलब ही गैस है, ठीक है, कि प्रोडक्ट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा NG निकल जाएगा। तो डेल्टा NG इज़ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल। इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा N में आपको ऐसे ही लिखना है। अगर डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है तो क्या होगा, वैल्यू जो एंथैल्पी की है वो क्या होगी, या तो हायर होगी या फिर लेसर होगी। देखो P डेल्टा V हमारे पास आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ, डेल्टा NG के लिए जो वैल्यू है वो चाहे पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ, लेकिन जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो हायर होगी या फिर लोअर होगी डेल्टा U से, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है उसके अंदर हम इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ देख लेना, P डेल्टा V इज़ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा NG RT, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन देखी थी, डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो आप क्या करो, P डेल्टा V की वैल्यू अभी हमने देखी है, तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NG RT, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन जाती है जो एंथैल्पी चेंज के काम में आती है। डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एंथैल्पी होती है डेल्टा H, और एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, और आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, ठीक है।